गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब? बढ़िया। ओके, हम शुरू करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कौन सा? बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। चलिए, हाँ जी, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, राइट? हाँ जी, रेशियो समझ आया सभी को? तो रेशियो क्या है, एक बार फटाफट क्विक रीजन हम इसकी करेंगे। बताइए मुझे फटाफट, अपनी वहीं पे बैठे बैठे मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? व्हाट इज रेशियो? हाँ जी, बताइए जरा, आवाज आनी चाहिए सभी की। व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज कंपैरिजन, राइट? कंपैरिजन है किसका? कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए आपका? सेम काइंड का। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट होने चाहिए, अगर उनकी हाइट है तो उनकी हाइट होनी चाहिए, वेट है तो वेट होना चाहिए, कोई और यूनिट है जैसे अगर केजी में है, लीटर में है तो उसी में होनी चाहिए। एंड सेम यूनिट, यूनिट भी आपकी सेम होनी चाहिए, राइट? सेम यूनिट से मतलब जैसे अगर आपको एक वैल्यू दे रखी है केजी में और दूसरी वैल्यू दे रखी है ग्राम में, तो आप उसको सेम यूनिट का बनाएंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, तो ये तो था हमारा डेफिनेशन व्हाट इज रेशियो, राइट? तो इसमें हमने किया था 4 टाइप्स के क्वेश्चन। तो बताइए सबको समझ आए वो चारों टाइप के क्वेश्चन? तो हमने किया था फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। बताइए सबको क्लियर है फर्स्ट टाइप क्वेश्चन? कि आपको कोई भी 2 वैल्यू दे रखी होगी, मतलब कोई भी रेशियो दे रखा है और टोटल गिवन हो या डिफरेंस गिवन हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट के वाले मेथड से तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू हम कंसीडर कर लेंगे, मतलब के, राइट? एक्चुअल वैल्यू आने के बाद तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका मैंने एक दूसरा मेथड भी बताया था कि जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, बताइए समझ आ गया था ना? 5:4 है जैसे, टोटल गिवन था तो रेशियो का भी टोटल फाइंड आउट, राइट? जितने से मल्टीप्लाई करके आया सेम सब पे अप्लाई। अब कितने से मल्टीप्लाई करके आया ये कैसे पता चलेगा? इसके डिवाइड में ये वैल्यू। बताइए यहां तक सबको बात समझ में आई? ओके, सेम सब पे अप्लाई कर दिया। अब इसमें आप जब तक आपका सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से मतलब सम या डिफरेंस, यानी कि टोटल गिवन हो या इनका डिफरेंस गिवन हो, तो हम इसी मेथड से करेंगे। अच्छा, समटाइम क्या होता है, केवल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दे दी, डिफरेंस पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, जो भी वैल्यू गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा, फिर अप्लाई कर देंगे सब पे। क्लियर? ओके, ये तो बात थी कि अगर सिंपल क्वेश्चन है। अगर अपना सिंपल क्वेश्चन ना हो, सिंपल क्वेश्चन ना हो इस बात का मतलब कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर क्यूब, या डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, या डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब रूट, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो उस केस में हमेशा प्रॉपर मेथड का यूज करना है। प्रॉपर मेथड क्लियर है? ऑलवेज कंसीडर के, जो भी रेशियो है उसके साथ के हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है? ओके, ये तो थे हमारे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। आई होप सबको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वन इज सेकेंड टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारे आएंगे टाइप्स ऑफ रेशियो, राइट? अब टाइप्स ऑफ रेशियो सबसे पहले बताइए कौन सा? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो बताओ क्या होता है? फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से। क्लियर? ओके, एक और तरीका होता है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो दोनों वैल्यू को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो बताइए समझ आया क्या? अगर अपने को दे रखा है 2:3, तो हम उसको क्या लिख देंगे? 3:2, मीन्स ए को बी में चेंज कर देंगे एंड बी को ए में चेंज कर देंगे, राइट? नेक्स्ट वन इज डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर करना, हम कैलसी पे भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी हम डायरेक्ट कैलसी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब, क्यूब भी हम कैलकुलेटर पे बताना क्या थी ट्रिक? इनटू इक्वल इक्वल, राइट? तो हमारी क्यूब आ जाएगी। नाउ ट्रिप्लीकेट रेशियो क्लियर? सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब रूट। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूड रेशियो। कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होता है? 2 या उससे ज्यादा रेशियो को कंबाइन करना, ठीक है? अब कंबाइन
ए रेशो बी रेशो सी है, इसको कैसे कंबाइन करोगे? क्या होनी चाहिए कंडीशन? बी मस्ट बी सेम। अब हर एक क्वेश्चन में ऐसे आप अलग अलग बना के देखोगे तो एक तरीका है कि आप इस तरीके से कर दीजिए, इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई, देन इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई एंड लास्ट में इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई। और एक और तरीका क्या था बताओ, याद है क्या? मेरे साथ साथ बोलेंगे 1 1, 3 वैल्यूज है तो 2 बार 1 1। अब लेफ्ट से शुरू करके पहले फर्स्ट वैल्यू 2, यानी कि सेकंड फर्स्ट, अब एक वैल्यू 2 बन गई, सेकंड सेकंड, राइट? यानी कि पहले हमें लेना है फर्स्ट फर्स्ट टर्म, देन सेकंड फर्स्ट टर्म, देन सेकंड सेकंड टर्म। क्लियर? ओके। नाउ अगर 4 वैल्यूज आपको दे रखी है तो एक तरीका तो है हमारे पास, इस तरीके से पहले इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई, देन इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ, देन इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ, और लास्ट में इन वैल्यूज की मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट मेथड तो है हमारे पास ये। सेकंड मेथड बताना मुझे फटाफट, 4 वैल्यूज है तो 3 टाइम क्या? 1 1 1। ओके, नाउ सेकंड 1 फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड सेकंड। क्लियर? जो भी वैल्यू आपसे पूछियो। अब ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं ए रेशो डी कैलकुलेट करने के लिए, राइट? आपको पता है ए मतलब 1 1 1 एंड डी मीन्स 2 2 2, यानी कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई एंड सेकंड की मल्टीप्लाई। क्लियर? ओके, तो ये बात थी कॉन्टिन्यूड रेशो की, राइट? तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया द रेशो कंपाउंडेड ऑफ, किसी को भी कंपाउंड करना पूछ सकता है, या केवल डुप्लीकेट, केवल ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, या इनके कॉम्बिनेशन को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्लियर है सभी को? कैसा भी क्वेश्चन आए कर दोगे? ओके, गुड। नेक्स्ट है थर्ड टाइप क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन की पहचान क्या है कि हमें एक रेशो गिवन होगा इसमें, राइट? और एक रिलेशन गिवन होगा। ओके, अब इस रिलेशन की आपको क्या चेक करनी है? पावर। अगर वो सेम पावर का है, सेम पावर कैसे चेक करोगे? बस आप ये देख लेना कि अगर हम वहां पे k कंसीडर करते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है, वैसे तो देखो समझ आ जाएगा कि जब मल्टीप्लाई में टर्म्स होती है ना तो उसको हम एक साथ ही कंसीडर करेंगे। जैसे यहां पर 2 10 AB है तो 1 पावर A की और 1 पावर B की। ठीक है, तो टोटल कितनी पावर? 2 पावर। इधर भी कितनी पावर? 2, डिवाइड में भी 2, और अगर इधर भी कोई वैल्यू हो तो टोटल 2। तो ऊपर और नीचे सारा क्वेश्चन सेम पावर का है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। लेकिन अगर जैसे इस एग्जांपल में यहाँ कुछ भी नहीं है तो इस केस में हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, इस केस में हमें प्रॉपर मेथड से ही करना है, मीन्स के अप्लाई करके। क्लियर है? ओके, अच्छा, टेंशन की बात तो हमारी ज्यादा यहीं पे खत्म हो जाती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेम पावर के। ठीक है, 1 या 2 बार एग्जाम में ऐसा आया हुआ है कि आपकी पावर सेम नहीं थी, तो उस केस में हमेशा प्रॉपर मेथड। ठीक है, ओके, हाँ जी, यहां तक बताइए बात समझ में आई? अब ये तो था कि अगर रेशो गिवन है और रिलेशन गिवन है, इससे उल्टा भी हो सकता है कि आपको रिलेशन गिवन हो और रेशो कैलकुलेट करना आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको रिलेशन गिवन है और रेशो कैलकुलेट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा गो बाय चॉइस से, यानी कि आंसर उठाओ, पुट करके देख लो, सेटिस्फाई करता है वो ऑप्शन आंसर। सिंपल? ओके, हाँ जी, यहां तक बताइए कोई भी दिक्कत? और दूसरा तरीका क्या है जो कि बेस्ट मेथड होता है अपना प्रॉपर मेथड, उससे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि शॉर्टकट सब पे अप्लाई नहीं होता है, राइट? ओके, तो हमारा जो अच्छे वाला मेथड है वो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई बताइए, सबको समझ आ गई थी? हाँ जी, कैसे? इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ और इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ, राइट? अब सिंपल हमने कैलकुलेशन की, यहां पर देखो क्या किया, 4 की मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ, 7 की मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ, अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो ये वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाली टर्म कंबाइन कर ली, बी वाली टर्म कंबाइन कर ली, राइट? तो यहां से हमारे पास आ गया ए रेशो बी। ठीक है, हाँ जी, यहां तक बताइए कोई भी दिक्कत? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है फोर्थ टाइप क्वेश्चन। फोर्थ टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या मिलेगा, आपको एक रेशो दे रखा होगा और कुछ वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मिलेगी। अच्छा, ये जो वैल्यू आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मिलेगी ना, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को मिले। तो अभी आज मैं एक एग्जांपल कराऊंगी, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट, या आपको लिखा हुआ होगा कि ये वैल्यू ऐड करो। ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता है, पर मैं यहीं पे बता ही देती हूँ तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनकम का रेशो गिवन है, इनकम रेशो, इसके साथ ही या तो लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनकम का रेशो गिवन है और एक्सपेंडिचर रेशो गिवन है, एक्सपेंडिचर रेशो। तो ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है, इनकम रेशो एंड एक्सपेंडिचर रेशो। अब आपको सेविंग दे दी, मान लिया ये बंदे कुछ सेविंग कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर इतना है। अब हमें बताना है कि इनकी इनकम क्या है। क्वेश्चन समझ आया? अब मुझे एक बात बताओ, इनकम का रेशो दे रखा है, वो पर्सन जितना भी कमाते हैं, मान लिया 4,000 और 5,000 रुपए कमाते हैं, तो 4:5 हो जाएगा। अब मान लिया उनकी सेविंग है 1,000 रुपीज, राइट? तो 1,000 रुपीज उनकी सेविंग है। अब वो 4,000 रुपए कमा रहे थे और ये दूसरा पर्सन 5,000 रुपीज कमा रहा था, राइट? ये तो थी टोटल इनकम। अगर हम इसमें से इसकी सेविंग माइनस कर दें तो बताओ एक्सपेंडिचर आ जाएंगे क्या? ये बात बताओ, क्लियर है? ठीक है, मींस इनकम में से अगर हम लेस कर देते हैं सेविंग, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? एक्सपेंडिचर। हाँ जी, नोट कीजिए, इनकम में से अगर सेविंग हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? एक्सपेंडिचर। तो देखो, क्या ये हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं बन गया? देखिए कैसे, एक रेशो गिवन है, रेशो को देखो किसका गिवन है? इनकम का रेशो गिवन है, राइट? इसमें से सेविंग हटा दी जाए तो सेविंग क्या हो गया? जो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा नया रेशो किसका आ गया? एक्सपेंडिचर का, राइट? तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मिलेगा इसी टाइप से, कुछ भी वैल्यू आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी होगी, राइट? अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो कि आपको देखो एक्सपेंडिचर का भी तो रेशो दे रखा है ना, तो एक्सपेंडिचर में अगर हम ऐड कर देते हैं सेविंग तो क्या आ जाएगी? इनकम। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे इनकम पूछा है कि एक्सपेंडिचर पूछा है, राइट? क्योंकि देखो यहां से जब आप फाइंड आउट करोगे ना, तो ये वैल्यू आएगी आपकी इनकम। तो अगर आपसे इनकम पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आप इनकम में से सेविंग लेस करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है, आप दोनों में से कोई भी मेथड करो, बस इतना ध्यान रखना कि यहां से जब आप सोल्व करोगे तो इनकम आएगी। अब बाय चांस एक्सपेंडिचर पूछा हो तो उसमें से सेविंग लेस करके बतानी है, ठीक है? हाँ जी। सेकंड देखिए, यहां एक्सपेंडिचर अगर फाइंड आउट करना है तो आप एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कर दीजिए, इनकम आ जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी है वो तो दे ही रखी है, सेविंग तो हमें दे ही रखी होगी ना, 1,000 रुपए 2,000 रुपए जो भी सेविंग होगी, राइट? तो जो वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है वो तो हमें गिवन ही है ना, राइट? अब गिवन वैल्यू है तो गिवन रेशो के साथ हम क्या अप्लाई करेंगे ना, तो यहां से गिवन रेशो वाली वैल्यू आएगी, ठीक है? तो बात समझ आ रही है? तो बताओ यहां से अपनी क्या आएगी? इनकम आएगी, और इस एग्जाम्पल में एक्सपेंडिचर आएंगे। तो मतलब समझ में आ गया? ओके, चलिए ये भी अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में नोट कर लीजिए कि अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन, इनकम ऐसे लिख लीजिए इसको, इनकम का रेशो गिवन है, एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है, एंड सेविंग गिवन है, राइट? तो हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो दोनों टाइप से लिख लीजिए कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है? हाँ जी, कीजिए नोट।
डन? ओके हाँ जी, अब देखो अपना फोर्थ टाइप क्वेश्चन क्या था कि अपने को कोई भी रेशो गिवन होगा, कुछ वैल्यू ऐड या सबट्रैक्ट करनी होगी और एक नया रेशो दे रखा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? जो वैल्यू ऐड या सबट्रैक्ट करनी है अगर आपको गिवन है तो गिवन रेशो के साथ के कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अगर हमें वो वैल्यू नहीं दे रखी तो उसी वैल्यू को हम एक्स या के कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ओके तो इसका हमने एक एग्जाम्पल किया था, आई होप सबको क्लियर हो गया। जैसे 2 नंबर्स का रेशो दे रखा है, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10, मीन्स जो वैल्यू ऐड या सबट्रैक्ट करनी है वो हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, गिवन रेशो के साथ के कंसीडर कर लिया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3k एंड 5k। अब हर एक वैल्यू में 10 ऐड कर दिया तो ये रेशो आ गया 5:7। सिमिलरली व्हाट मस्ट बी एडिड, अब इसमें तो गिवन नहीं है ना कि हमें क्या ऐड करना है, व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ द टर्म दैट रेशो बिकम 7:13। तो इसमें भी देखिए कि ये जो रेशो है वो क्या बन जाता है, 2:3। ओके अब देखिए इसमें जो वैल्यू ऐड या सबट्रैक्ट करनी है वो तो हमें नहीं दे रखी ना, तो हम क्या करेंगे, गिवन रेशो के साथ कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा 7/13। तो इसमें क्या ऐड करें कि ये रेशो 2:3 बन जाए। ओके हाँ जी, तो ये हमने 4 टाइप के क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, तो आई होप सबने ट्राई किए होंगे और हो सकता है डाउट्स भी हो, लेकिन डाउट्स हम लेंगे एक साथ फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज की। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ओके इतने ट्राई करते रहना। अच्छा एक चीज और कि जो भी आपके डाउट्स आते हैं ना, अब मान लिया आपने एक क्वेश्चन ट्राई किए, राइट, अब कितने क्वेश्चन है, 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्वेश्चन है। मान लिया 3 क्वेश्चन इसमें से आपके डाउट्स आ गए, मान लिया ठीक है कि 3rd क्वेश्चन आ गया, 8th आ गया और 19th क्वेश्चन अगर मान लिया ये क्वेश्चन आपके डाउट्स है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है बुक में उसमें आप मार्क कर दोगे, जैसे 3rd क्वेश्चन और उस पर जो भी आपने यूज किया हुआ है डाउट्स के लिए। ठीक है, येलो ही बताया था क्या? ठीक है, जो भी आपको यूज करना है एक हाइलाइटर ही रखना कंप्लीट नोटबुक में। ठीक है, तो उनको मार्क करके छोड़ लेना। ठीक है, ओके हाँ जी, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये एक तरह से देखो जो आपके मार्क होंगे ना क्वेश्चन, वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक बार आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तो बाकी क्वेश्चन तो आप कर पाए ना, तो ये 3 डाउट आई यानी कि उनको दोबारा रिवीजन की जरूरत है ना। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी खुद बन जाएंगे, राइट। लेकिन हम अभी इस पे डाउट्स वाले क्वेश्चन ही लिखेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, उन पे मैं निशान लगवाऊंगी कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, अभी मैं आपको पैटर्न भी लिखवाऊंगी कि किस तरीके से आप सिस्टमेटिक करना, लेकिन अभी नहीं, 1-2 एक्सरसाइज करो उसके बाद मैं आपको नोट कराऊंगी। ठीक है, ओके हाँ जी, यहां तक बताइए बात समझ में आ गई थी, चारों टाइप क्वेश्चन। अब अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अच्छा ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, तो ये सीक्वेंस में होने चाहिए कि चैप्टर 1 ऊपर आपने लिखा कि फर्स्ट चैप्टर है रेशो, और रेशो में लेवल 1 और उसके आपने ये क्वेश्चंस ट्राई किए। ठीक है, सारा सीक्वेंस में होना चाहिए। यहां तक तो देखो है ही हमारी सीक्वेंस, राइट। और ये 2 क्वेश्चन चाहे आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, इसको आप रफ में एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर बाद में फेयर में, ताकि आपका फेयर में सीक्वेंस में हो काम। ठीक, लेकिन अगर कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, और आगे इंडेक्स पेज जरूर बनाइए। इंडेक्स पेज जिसमें आपने लिख रखा हो कि हमारा कौन सा चैप्टर पहले चल रहा है, तो रेशो है तो फिर उसके क्वेश्चंस। ठीक है, ओके हाँ जी, आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो और नोट कीजिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, पर सारे क्वेश्चन इन 4 टाइप्स क्वेश्चन में तो फिट नहीं होंगे ना। ठीक है, तो नोट कीजिए कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट नोटबुक में ही होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट नोटबुक आपकी ऐसी बनेगी कि आपने एग्जाम टाइम में बस ये नोटबुक पढ़ ली, आपकी रिवीजन हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो इसको उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए कि लास्ट मोमेंट पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके लिखिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रेशो।
कंपैरिजन ऑफ रेशो। रेशो में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 5:8 एंड 10:12, कंपेयर रेशो 5:8 एंड 10:12, ये क्वेश्चन है। अब कंपैरिजन मतलब कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, ठीक है, या दो से ज्यादा वैल्यू हो तो कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं दो ही वैल्यू, ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है, तो आपको स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट बताना होता है। तो जब भी कंपैरिजन आ जाए, देखो 5/8 है, 10/12 है, तो पहले मेथड 1 नोट कीजिए। मेथड 1 आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम लेना आता है ना? एलसीएम देखिए 24, तो ये फर्स्ट वैल्यू देखो क्या बनी, 3 पे जा रहा है, 15, नेक्स्ट वैल्यू 20। तो बताओ, अब बता सकते हो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, क्योंकि देखो पहली वैल्यू क्या है 15/24 एंड सेकेंड टर्म इज 20/24। तो देखो ये वैल्यू 5/8 है ना, 5/8 को 15/24 लिखते क्या फर्क पड़ता है, 10/12 को 20/24 लिखते क्या फर्क पड़ता है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होने से हम कंपेयर कर सकते हैं ना, 15/24 20/24, राइट। तो आप बताओ कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 10/12, तो ये हमारा ग्रेटर रेशियो हो गया, राइट। अब एक तरीका तो हो गया ये। सेकेंड मेथड नोट कीजिए, मेथड 2। देखो कैलकुलेटर हमें अलाउड है तो उसका भरपूर फायदा उठाइए। देखिए आपने वैल्यू लिखी 5/8 है ना, रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये 5/8 है, तो 5/8, तो बताइए मुझे कितना आया, 0.625 एंड 10/12 ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.83। तो बताओ अब मुझे बता सकते हो ना कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लेस है, राइट। तो हमारा ये सेकंड मेथड बेस्ट है, कैलसी ट्रिक। तो डायरेक्ट कैलसी पे कीजिए और कंपेयर कर लीजिए। क्लियर है दोनों मेथड? ओके, हाँ जी, ये बात क्लियर। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, अगर अपनी वैल्यू कुछ इस टाइप से आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल 1/5 रेशो 1/2 रेशो 1/7, इसको हमें लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर? अब देखो अगर इस टाइप से फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो आपने इसका एलसीएम लिया, बताइए जरा कितना आएगा, 70 है ना, क्योंकि कुछ भी कॉमन तो नहीं आ रहा है। अब पहली वैल्यू देखिए क्या, 14, नेक्स्ट वैल्यू 35 एंड नेक्स्ट वैल्यू 10। तो अब देखो पूरे का एलसीएम लिया है, हम डिनोमिनेटर हटा सकते हैं, 14:35:10, ये हमारा रेशो। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू हम ऐसे भी कर सकते हैं, 14:35:10। अब एक चीज और देखो, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आपने डिवाइड से 70 हटा दिया, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 14/70, 35/70 एंड 10/70, राइट। तभी तो वैल्यू रेशो ये बनेगा ना, 1/5, 1/2, 1/7। अब अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये कितना हो गया, 9, और ये क्या हो गया, 5, राइट, 59। लेकिन ये हमारा 70 तो नहीं आया, हमने तो अकाउंट में ऐसा पढ़ा था कि वैल्यू हमारी टोटल मिला के डिनोमिनेटर के इक्वल आनी चाहिए। बच्चों आपने पढ़ा था, लेकिन वहां पर आपका क्या होता था, पार्टनरशिप होती थी, 3 पर्सन हो गए, उनमें इस रेशो में डिवाइड हो गया है ना, कुछ इस टाइप से होता था। तो वहां पर जो हमारा टोटल शेयर होता था वो किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल। अब 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो टोटल तो 1 ही आएगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आएंगे। लेकिन यहाँ जो रेशो गिवन है वो जरूरी नहीं है आपका टोटल मिला के 1 के इक्वल हो। अगर ये टोटल 1 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आएगा, लेकिन इस केस में आपका जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आए। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि अगर टोटल वैल्यू 1 है तभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, 14:35:10,
ये हमारा रेशो हो गया। क्लियर है? ओके क्योंकि यहाँ पे देखो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में अगर ये 1/5 वैल्यू है ना, 1/5 वैल्यू का मतलब 0.2, तो इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कितनी होगी 0.5, यानी कि 2.5 गुना हो गई ना, राइट? तो आप चेक कर लो क्या ये वैल्यू आपकी 2.5 गुना है? यस। फिर इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कितने गुना है? ठीक है, तो हाँ यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट? और इनकी टोटल वैल्यू जरूरी नहीं है 1। बताइए बात समझ में आ गई? ओके तो चलिए लिखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी रेशो दे रखा है एलसीएम लीजिए, ठीक है? ऊपर जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा? रेशो। सिंपल। ओके हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। अगर मान लिया कुछ इस टाइप से वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है x/3 इज इक्वल टू y/5 इज इक्वल टू z/2, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y प्लस z डिवाइड बाय 2y। हाँ जी, इसको इवेल्युएट करना है। अब तुम कहोगे मैम इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, राइट? नहीं, हमने कर लिया इस टाइप का क्वेश्चन। देखो ये था हमारा टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन बताइए मुझे जरा क्या था कि आपको कोई भी रेशो गिवन होगा और एक रिलेशन गिवन होगा, राइट? अब देखो यहाँ पे रेशो तो नहीं दे रखा आप तुम कहोगे, लेकिन रिलेशन गिवन है, राइट? लेकिन ये एक्चुअल में वही क्वेश्चन है। देखो रेशो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। देखो चेक करो, अगर हम स्टार्टिंग 2 वैल्यू ले, ध्यान से सुनना, x/3 इज इक्वल टू y/5, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, x/y इज इक्वल टू 3/5, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/y कितना 3/5। ठीक है, तो ये उसी फॉर्म में है, तो ये इसीलिए अलग से मैंने बताया है कि अगर इस टाइप से भी आ जाता है तो ये भी रेशो ही है एक तरह से, राइट? और ये हमें क्या दे रखा है? एक रिलेशन। अब बताओ रिलेशन हमारा कैसा है? रिलेशन की पावर चेक करोगे, पावर देखो 1 1 1 1, पूरे क्वेश्चन की सेम पावर है ना। सेम पावर से मतलब समझ गए ना कि अगर हम इसमें k वाली टर्म भी पुट करेंगे तो ऊपर से भी k कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से भी, तो k से k कैंसिल, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, अब देखो रिलेशन गिवन है, सेम पावर का डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, राइट? लेकिन x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y और z की जगह z, राइट? तो यहां से हमारा x/y तो आ गया। अब लास्ट वाली 2 वैल्यू लो, देखिए ये क्या है y/5 z/2, तो यहां से क्या आ गया y/z 5/2। क्लियर है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहां से देखिए y/z कितना आ गया 5/2। अब देखो हमारे पास x/y है, y/z है, क्या हम x/y/z कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, कैसे? 3/5/2। क्लियर? अब देखो यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि x के कॉरस्पॉन्डिंग जो दे रखा था वो हमारी, देखो x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई, y के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई, और z के कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू आ गई, राइट? तो मीन्स हमने जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन की, इसका कोई बेनिफिट हुआ? हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट? तो नोट कीजिए, जब भी ऐसे वैल्यू आ जाए इक्वल में, जब भी आपको इक्वल वैल्यूज दे रखी हो, इक्वल वैल्यूज, तो x के कॉरस्पॉन्डिंग x, y के कॉरस्पॉन्डिंग y और z के कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स x की वैल्यू कितनी 3, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 2, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसमें अप्लाई करते हैं, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू और z की जगह z की वैल्यू। चलिए पुट कीजिए मेरे साथ साथ, 3 × 3 2 × 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 × 5। चलिए सिंप्लीफाई और कर देते हैं, 9 - 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 10 मीन्स 11 - 10 1/10। तो ये हमारा आ गया आंसर 1/10। क्लियर? तो हमारा बस ये सॉल्यूशन बनेगा। ऐसा करना है, x के कॉरस्पॉन्डिंग x, y के कॉरस्पॉन्डिंग y, z के कॉरस्पॉन्डिंग z, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे।
क्लियर? अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि x के डिवाइड में ही टर्म होनी चाहिए, ठीक है? तो ये नॉट लिख लीजिए, यहां जो वैल्यू है ना x के, या जो भी वैल्यू दे रखी है वेरिएबल के लिख लो, वेरिएबल के डिवाइड में होनी चाहिए, डिवाइड में होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए कैसे, इसी के साथ लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, लिखिए 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, फाइंड a रेशो b रेशो c। हाँ जी, अब देखो यहां तो वैल्यू डिवाइड में नहीं है ना, a रेशो b रेशो c फाइंड आउट करना है, राइट? तो ये a रेशो b रेशो c कैसे आएगा? या फिर अब इसमें भी कोई रिलेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं 3a माइनस 2b प्लस c डिवाइड बाय 2b, राइट? अब बताओ इसमें कैसे पुट करेंगे? अब नहीं करना है ऐसे, ठीक है? तो ध्यान रखना कि अगर मल्टीप्लाई में है तो नहीं करना है, डिवाइड में है तो कर सकते हैं। देखिए क्यों, यहां देखो a के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को तो a के डिवाइड में वैल्यू चाहिए ना, राइट? हाँ, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1/2, देखो 2 है, 1/2 पर जाके 2 ही बन जाएगा ना। अपने को डिवाइड में टर्म चाहिए तो a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो 1/2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर b के डिवाइड में 1/3 एंड c के डिवाइड में 1/4। बात समझ में आई? अच्छा, क्यों कर सकते हैं भैया ऐसा? ये इक्वल नहीं है भाई, प्लस नहीं है, इक्वल है। देखो समझो इस चीज को, ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो किसी ना किसी वैल्यू के तो इक्वल ही होंगी ना, राइट? तो देखो जैसे हमें दे रखा है x/3 इज इक्वल टू y/5 इज इक्वल टू z/2, राइट? ये वैल्यू दे रखी है। अब मुझे बताओ ये वैल्यू किसी ना किसी वैल्यू के तो इक्वल ही होगी, मान लिया k के इक्वल है, तो ये तीनों ही वैल्यू k के इक्वल है, तो फर्स्ट वैल्यू भी k के इक्वल, सेकंड वैल्यू भी और थर्ड वैल्यू भी k के इक्वल। तो x/3 किसके इक्वल? k, y/5 k एंड z/2 k, ये सारी वैल्यू k के इक्वल है, राइट? तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई 3k, y की वैल्यू 5k और z की वैल्यू 2k, राइट? अब बताओ x रेशो y रेशो z क्या बनेगा? 3k 5k 2k, तो k का मल्टीपल है ना, तो k हम कॉमन भी ले सकते हैं, क्या आ गया 3:5:2। तो बात समझ में आई? ठीक है, तो ये वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल है, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, तो उसके इक्वल रख ली, तो x की वैल्यू आ गई 3k, एक्चुअल वैल्यू y की वैल्यू 5k और z की वैल्यू 2k। क्लियर? हाँ जी, अब देखिए ये केवल समझाने के लिए था, नोट करने की जरूरत नहीं है। यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखो अपनी वैल्यू आ गई, तो अब देखो ये वैल्यू k के इक्वल है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1/2k, b की वैल्यू 1/3k, c की वैल्यू 1/4k, राइट? मीन्स a के कॉरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू, b के कॉरस्पॉन्डिंग b और c के कॉरस्पॉन्डिंग c। पुट कर दो फटाफट। अच्छा, हमें रेशो भी तो फाइंड आउट करना है, चलिए करते हैं रेशो फाइंड आउट। 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, राइट? लेकिन रेशो को हम ऐसे नहीं छोड़ते, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आया 24 की जरूरत नहीं है, 12 आ जाएगा, राइट? तो ये आ गया 6 4 एंड 3। तो इसको आप a रेशो b रेशो c क्या हो जाएगा 6:4:3, राइट? और इसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। चलिए पुट कर देते हैं। a की जगह हमने लिखा 1/2, b की जगह 1/3 एंड c की जगह 1/4, डिवाइड बाय 2 इंटू 1/3। कीजिए सिंप्लीफाई। देखो पहली वैल्यू 3/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4, राइट? और डिवाइड में क्या है 2/3, ओके? हाँ जी, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। एलसीएम लिया 12, पहली वैल्यू क्या 6, 18 माइनस 8
प्लस 3 डिवाइड बाय 2/3। ओके यहां तक? तो बताओ ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई? 18 माइनस 8 10, तो 13/12, राइट। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखो, इसको 3/2 लिख सकते हैं क्या, है ना। 2/3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 3/2। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल 4, तो ये हमारा आ गया 13/8, राइट। तो हमारा आंसर आ रहा है 13/8। क्लियर है? ओके, अब देखो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देते, मेथड 2 लिख लीजिए, अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देते 6, 4 और 3, तो चेक करना क्या हमारा आंसर सेम आता। चलिए चेक कर लेते हैं। ए की जगह क्या पुट करना है? 6, तो ये आया 18। बी की जगह 4, तो 8, प्लस सी की जगह क्या? 3 डिवाइड बाय 2b, तो ये वैल्यू आ गई 8, राइट। तो ये कितना आया? 13/8। तो इससे कैलकुलेशन आसान होगी ना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। क्लियर? तो दोनों ही मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये मेथड ज्यादा ठीक है। रेशियो को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो और फिर इसमें पुट कर दो। क्लियर? ओके, हाँ जी, यहां तक बताइए बात क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन नोट करो और अभी मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। हाँ जी, टोटल 5 to 40 रुपीज है, डिवाइड अमंग ABC such that their share diminish by ₹40, 90 and ₹110 respectively. The remainders are in the ratio 5:3:2. Then B share. कीजिए सॉल्व। हाँ जी, हो गया। चलिए चेक कर लेना अपना आंसर। देखिए क्या किया, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं? टोटल 5 to 40 रुपीज है, ठीक है। डिवाइड करने हैं 3 पर्सन ABC में, सच दैट देयर शेयर डिमिनिश बाय। अब देखो इनका जो शेयर था ना, कुछ अजीब सी वैल्यू आई होगी। तो इसने क्या किया, ये है हमारा बंदा A, ठीक है। ये A, ये B और ये C, ये 3 पर्सन है। 1 2 3, ये 3 पर्सन में डिवाइड करना था। उनका टोटल रुपीज थे उनके पास
टोटल 5 to 40 रुपीज, राइट। अब क्या हुआ, इनको जो वैल्यू मिलने वाली थी वो बहुत अजीब सी अमाउंट थी, राइट। तो इन्होंने क्या किया, स्मार्ट बच्चे थे आप लोगों की तरह, इन्हें क्या किया, अपने 40 रुपीज उठा के साइड में रख दिए, ठीक है। इसने अपने 40 रुपीज उठा के साइड में रख दिए, बी ने अपने 90 रुपीज उठा के साइड में रख दिए, और सी ने अपने 110 रुपीज उठा के साइड में रख दिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो टोटल कितने रुपीज उठा के इन्होंने साइड में रखे, 110, 90 एंड 40, मीन्स कितने, 240 रुपीज उठा के इन्होंने अपने साइड में रख दिए। तो देखो टोटल इनका शेयर था 5 to 40, लेकिन 240 रुपीज उठा के इन्होंने रख दिए साइड में, और बाकी जो वैल्यू बची, अब देखो बाकी वैल्यू कितनी बची, माइनस कर दे इसमें से 240, क्योंकि ये तो उठा के उन्होंने साइड में रख दिए ना, बाकी देखो कितने बचे, 5000 रुपीज। अब उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई कि ये जो 5000 रुपीज है ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या किया, जो बाकी वैल्यू बची उसको डिवाइड कर लिया, तो इनका शेयर का रेशो आया 5:3:2। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रेशो है वो तो 5000 रुपीज का है ना, राइट, और टोटल रुपीज उनके पास कितने हैं, 5 to 40, क्लियर। अब बताओ कि ए बी सी इनको कितना मिलेगा, ये जो भी पूछा हो, अब इसने बी का शेयर पूछा है तो हम बी का बता देंगे, लेकिन एक्चुअल शेयर तो ये है ना जो उनकी एक्चुअल वैल्यू थी, ये तो उन्होंने एक बार कैलकुलेशन ताकि हमारा रेशो सुंदर सा आ जाए इसलिए ऐसा किया, राइट, ओके। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर है, कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ बताओ। टोटल गिवन है तो रेशो का भी टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितना हुआ 10, और हमें कितना दे रखा है 5000, जितने से मल्टीप्लाई करके आया सेम सब पे अप्लाई। अब कितने से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5000 डिवाइड बाय 10। अब इतनी सिंपल वैल्यू तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, अदरवाइज कैलसी पे कर लो। तो ये कितना आ गया 500, सेम सब पे अप्लाई, 500 से मल्टीप्लाई, राइट। तो बताओ पहली वैल्यू कितनी हो गई 2500, नेक्स्ट वैल्यू 1500 एंड 1000, क्लियर है। तो अब बताओ ये बी का शेयर आया, ये बीमार हो जाता है बीच बीच में, ये बी का शेयर आया कितना 1500, राइट। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, ये तो साइड में रखने के बाद वाली वैल्यू है ना, बी का शेयर बताना है, एक्चुअल शेयर बताओ उसका क्या है, ये वापस से 90 रुपीज ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्लस 90 और कर देते हैं, तो उसका शेयर कितना है 1590। बताओ बात समझ में आई क्या, क्लियर है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए ए का शेयर कितना है, तो बताना ए का शेयर कितना, प्लस 40 कर देंगे, तो ए का शेयर 2540, एंड सी का शेयर अगर पूछते हैं तो प्लस 110 1110, राइट। तो देखो अगर वो इसका रेशो बनाते तो कितनी अजीब सा रेशो आता ना, तो इसीलिए उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई। तो बताइए बात समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। हाँ जी, लिखो एक क्वेश्चन, राम earn ₹8,000 in 10 hours and Shyam ₹9,000 in 9 hours. तो the ratio of their earning, ratio of their earning, ये हमें बताना है। हाँ जी बताइए कैसे सॉल्व करें। ये कह रहे हैं राम की अर्निंग 8,000 है लेकिन 10 आवर की अर्निंग है, और श्याम की अर्निंग 9,000 है लेकिन 9 आवर की है। तो बताओ क्या ये यूनिट सेम है? इसकी तो अर्निंग है 10 आवर की और इसकी अर्निंग है 9 आवर की, तो ऐसे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना कि 8,000 9,000 लिख दे, राइट। रेशो के लिए यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, राइट। तो इसके भी हम 1 आवर की अर्निंग फाइंड आउट कर लें और इसकी भी 1 आवर की अर्निंग। तो मुझे एक बात बताओ, राम की अर्निंग 10 आवर में 8,000 है, तो बताओ 1 आवर में कितनी होगी 8,000 डिवाइड बाय 10, राइट। सिमिलरली ये हो गया राम
और शाम की अर्निंग बताओ 9000 9 आवर की अर्निंग है, तो 1 आवर की अर्निंग कितनी हो जाएगी 9000/9, राइट। अब देखो दोनों की 1 आवर की अर्निंग आ गई। अब आप इसका रेशो कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों का रेशो चाहिए था हमें। चलिए सिंप्लीफाई करते, ये वैल्यू कैंसिल, ये कैंसिल होके 1000, तो ये हमारा रेशो आ गया 800:1000। लेकिन रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 4 5, तो हमारा आंसर आ गया है 4:5। बताइए बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन किसका बना? यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर? ओके, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। इन ए मिक्सचर ऑफ 35 liter, the ratio of milk and water is 4:1. Now 7 liter of water is added to the mixture. Find the ratio of milk and water in new mixture. हाँ जी, यस, क्वेश्चन समझ आया? एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन, फिर मैं बताती हूं। यस, डन। चलिए आंसर मैच कर लेना, जिनका हो गया और जिनका नहीं हो गया वो भी इधर देख लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, इन ए मिक्सचर ऑफ 35 लीटर। देखो आपको दे रखा है एक मिक्सचर, ठीक है, ऐसे ये मिक्सचर है किसका? इसमें कुछ मिल्क है और जैसे दूध या मिला के लाता है ना मिल्कमैन, मिल्क और वाटर उसने मिला रखा है, ठीक है। टोटल ये मिक्सचर कितना है? 35 लीटर का, राइट। ओके, तो देखो मिल्क एंड वाटर, इसका रेशो आपको दे रखा है 4:1, यानी कि अगर 4 किलो दूध है तो उसमें 1 किलो पानी है, तो टोटल मिक्सचर बताओ कितना? 5 kg, राइट। अब इसने क्या कहा है? टोटल मिक्सचर कितना है? 35 लीटर, राइट। तो मुझे बताओ इतना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? टोटल गिवन है 35, तो रेशो का भी टोटल कर ले, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें मिल्क कितना और वाटर कितना? चलिए चेक करते हैं। जितने से मल्टीप्लाई करके आए सेम सब पे अप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई करके आया? 35/5। इतनी छोटी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं ना, 7। अदरवाइज हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 35/5, ओके। 7 से मल्टीप्लाई, राइट। तो बताइए ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 28 और 7। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? तो एक्चुअल वैल्यू आ गई 28 लीटर, इसमें मिल्क है और 7 लीटर वाटर। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके। अब ये देखो इसने क्या कहा है? नाउ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। उसका इतने से मन नहीं भरा, उसने 7 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। 28 लीटर मिल्क है और 7 लीटर वाटर। अब देखो इसने आगे क्या कहा है? 7 लीटर वाटर ऐड कर दिया,
तो देखो वाटर कितना था 7, इसमें 7 लीटर और ऐड कर दिया, तो बताओ अब वाटर कितना हो गया 14 और मिल्क कितना हो गया 28, राइट। अब हमें बताना है ये रेशो कितना हो गया, तो बताओ कर सकते हो कैलकुलेट, ये आ गया 2:1, ये हमारा आंसर। बताइए बात समझ में आई क्या? तो जैसे जैसे कंडीशन दे रखी है वैसे वैसे लिखते जाओ, राइट। समझ आया सभी को? कोई कंफ्यूजन? पहले हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फिर हमें दे रखा था कि 7 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। अच्छा, अगर इसमें मैं क्वेश्चन ऐसा कर देती, नोट करो, यहां तक हमारा क्वेश्चन सेम होता कि 4:1 में मिक्सचर है 35 लीटर का मिल्क और वाटर का, तो इसमें कितना वाटर और ऐड करें कि ये रेशो 2:1 बन जाता। ठीक है, तो नोट करो, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता, यहां तक हमारा क्वेश्चन सेम होता, यानी कि मिल्क और वाटर इसका रेशो 4:1, टोटल 35, तो हमने क्या किया 7 से मल्टीप्लाई करके आया 28 और 7, राइट। अब आगे क्वेश्चन में दे देता कि कितना वाटर ऐड किया जाए कि रेशो हमारा बन जाए 2:1, मान लिया क्वेश्चन ये होता। ठीक है, तो अब बताओ कैसे करते। अब इसमें दे रखा है कितना वाटर ऐड करें, नहीं, तो हम क्या करेंगे, 28 मिल्क है और 7 वाटर है, तो हम क्या करेंगे कितना वाटर ऐड करें, तो हमने ले लिया x लीटर वाटर ऐड करें कि ये रेशो 2:1 बन जाए। आ रही है बात समझ? जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है आप लिखते जाओगे कि कितना वाटर और ऐड करें कि रेशो क्या बन जाए 2:1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर हो गया 28, ये वैल्यू 14 प्लस 2x, राइट। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 14 को इधर लेके आए, 28 माइनस 14 हो गया, 2x और x की वैल्यू आ गई 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 7 लीटर वाटर और ऐड कर दिया जाए। क्लियर है? तो कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, दोनों तरीके से कर लोगे। ओके, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ बैग कंटेन ₹50 and 25 paise coins in the ratio 5:6:8. If total amount is ₹420, find the number of coins of each type. हाँ जी, कीजिए ट्राई एक बार क्वेश्चन।
हेलो, हाँ जी, डन क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको। अ बैग कंटेन रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइन इन द रेशो 5:6:8। ओके, ध्यान से सुनना। देखो आपको क्या दे रखा है, एक बैग है, ठीक है। इस बैग में कुछ रुपीस है, 50 पैसे क्वाइंस है, 25 पैसे क्वाइंस है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वाइंस इस बैग में है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस बैग में जो टोटल रुपीस है आपने काउंट कर लिए। तो आपने काउंट करके देखा इसमें टोटल 420 रुपीस है, राइट। लेकिन फिर आपने क्या किया, जो 1 रुपी क्वाइन थे उनको एक साथ रखा, 50 पैसे क्वाइन उनको अलग कर लिया, 25 पैसे क्वाइंस उनको अलग कर लिया। फिर आपने देखा जो कॉइन्स है उनका रेशो आ रहा है 5:6:8। बताइए यहां तक बात समझ में आई? ओके, तो हमें बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, ये क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, टोटल 420 रुपीस है, जो टोटल दे रखा है वो किस में है, रुपीस में। लेकिन आपको जो रेशो दे रखा है वो किसका रेशो है, नंबर ऑफ क्वाइंस का। तो सेम काइंड का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यहां तो नंबर ऑफ क्वाइंस है और यहां वैल्यू रुपीस में, लेकिन रेशो के लिए तो सेम काइंड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। तो मीन्स गड़बड़ है क्वेश्चन में। तो यहां हमें दे रखा है रेशो ऑफ नंबर ऑफ क्वाइंस, रुपीस 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइन इन द रेशो 5:6:8। हाँ जी, यहां तक बताइए बात समझ में आई क्या? अब नंबर ऑफ क्वाइंस इतने दे रखे हैं, लेकिन टोटल तो हमें रुपीस दे रखे हैं। तो अगर हमारी वैल्यू रुपीस में हो तो ही बात बनेगी, राइट। हमें तो सेम काइंड का ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, रेशो भी हमारा किस में होना चाहिए, रुपीस की टर्म में। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 1 रुपी का 1 रुपी का एक क्वाइन उठाया, आप क्या बोलोगे, आपके पास कितने रुपीस है, 1 रुपी। 2 क्वाइन उठाए 2 रुपी, 3 क्वाइन उठाए 3 रुपी, 5 क्वाइन उठाए 5 रुपीज। तो आपने यहां से 5 क्वाइंस उठाए, आप यही बोलोगे ना मेरे पास 5 रुपीज है, राइट। तो आपने क्या बोला, मेरे पास कितने रुपीज है, 5। ओके, अब 50 पैसे क्वाइंस, आपने 6 क्वाइन उठाए, एक बार 2 क्वाइन ले लेते हैं, 50 पैसे के अगर आपने 2 क्वाइंस ले तो आप क्या बोलोगे, कितने रुपीज है, 1 रुपी। तो अगर आपने 2 क्वाइन उठाए तो 2 क्वाइन उठाए तो 1 रुपी, 4 क्वाइन उठाए तो 2 रुपी, 6 क्वाइन उठाए तो 3 रुपी। यहां तक बात समझ में आई कि 50 पैसे क्वाइन, अगर आपने 6 क्वाइन उठाए, आपने बोला मेरे पास 6 क्वाइंस है, 6 क्वाइंस है तो रुपीज कितने हैं, 3। एंड 25 पैसे, अगर आपने 4 क्वाइन उठाए, है ना, 25 25 25 25 4 क्वाइंस उठाए तो आप कहोगे ना मेरे पास 1 रुपी है, राइट। तो 8 क्वाइंस उठाए तो क्या बोलोगे, कितने रुपीज है, 2 रुपीज। यहां तक बताइए बात समझ में आई क्या, क्लियर है? अब देखो ये जो रेशो आया वो किसका रेशो हो गया हमारा, ये हमारा रेशो आ गया रुपीज में। अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी हमें रुपीज ही दे रखे हैं और यहां भी हमारे रुपीज का रेशो आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। टोटल गिवन है 420, तो रेशो का भी टोटल कर ले, ये कितना हो गया, 10। तो जितने से मल्टीप्लाई करके आया सेम सब पे अप्लाई। तो देखो कितने से मल्टीप्लाई करके आया, 42 है ना, यहां तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड सेम सब पे अप्लाई। तो सेम सब पे अप्लाई किया, 42 से मल्टीप्लाई 210, नेक्स्ट वैल्यू 126 एंड नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 84। लेकिन देखो यहां से हमारा जो आंसर आया, ये जो आंसर आया है वो आंसर हमारा आया है रुपीज में, राइट। ये जो वैल्यू आई है ये हमारी है रुपीज में वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्वाइंस, हमें बताने हैं नंबर ऑफ क्वाइंस। तो नंबर ऑफ क्वाइंस तो नहीं आए ना हमारे। अब मुझे बताओ 1 रुपी क्वाइन, टोटल 210 रुपए है, तो क्वाइंस कितने हैं, 210 रुपीज है, राइट। 50 पैसे क्वाइन 126 आपके पास रुपीज है, तो क्वाइन कितने होंगे, डबल क्वाइंस होंगे ना, तो ये कितना हो गया 252। 25 पैसे क्वाइन 84 रुपीज है, तो क्वाइंस तो इससे 4 गुना है ना, तो इंटू 4 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ रही है
336। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स। क्लियर? ओके, हाँ जी, ये आंसर। अब एक बात और, अगर आप ये डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हो नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ये जो वैल्यू आई थी ना आपकी 42, तो 42 आपका क्या था, जिससे मल्टीप्लाई करना है। हमें अगर नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए तो आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स से कर सकते हो। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई किया, पहली वैल्यू 42 इंटू 5, नेक्स्ट वैल्यू 6 इंटू 42, नेक्स्ट वैल्यू 8 इंटू 42। चलिए चेक कर लेते हैं, ये 210 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू 252, इससे नेक्स्ट वैल्यू 336। तो अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन चाहिए तो जितने से मल्टीप्लाई करके आए आप डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स पे भी कर सकते हो अप्लाई, या फिर रुपीज में फाइंड आउट करके फिर नंबर ऑफ कॉइन में चेंज कर दो। क्लियर? ओके, हाँ जी, एक बार ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। हाँ जी, ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन, एक बैग है जिसमें रुपीज है, 50 पैसे क्वाइन है और 25 पैसे क्वाइन है, राइट। और हमें रेशो दे रखा है नंबर ऑफ क्वाइन का 5:6:8, और इनकी टोटल अमाउंट गिवन है 420। तो हमें बताना है नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ ईच टाइप। क्वेश्चन बताइए, समझ आया? ओके, अब देखो इस बैग में जो रुपीज है वो 420 है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशो 5:6:8। तो ऑब्जेक्ट हमारा सेम काइंड का होना चाहिए। अगर रुपीज दे रखा है तो रुपीज में वैल्यू होनी चाहिए, सिंपल। तो अगर आपने 1 रुपये क्वाइन उठाया तो 1 रुपये को 1 रुपये ही बोलोगे, राइट। 5 रुपीज को 5 रुपीज ही बोलोगे। 50 पैसे क्वाइन 6 क्वाइन उठाए तो उसको तो 3 रुपीज बोलोगे ना, कि मेरे पास 3 रुपीज है। 25 पैसे क्वाइन 4 क्वाइन उठाओगे तो बोलोगे 1 रुपये, 8 क्वाइन उठाओगे तो बोलोगे 2 रुपये, राइट। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो वैल्यू है वो तो रुपीज में ही है ना, और हमें भी रुपीज गिवन है, तो रुपीज टोटल गिवन है 420 और हमारा रेशो का टोटल आया 10। जितने से मल्टीप्लाई करके आया सेम सब पे अप्लाई, ठीक है। तो 42 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से जो आंसर आएगा वो रुपीज में आएगा, लेकिन हमसे पूछा है नंबर ऑफ क्वाइंस। तो इनमें इसकी मल्टीप्लाई 2 से, इसकी मल्टीप्लाई 1 से और इसकी मल्टीप्लाई 4 से, ऐसा भी कर सकते हो, या डायरेक्ट 42 की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वाइंस से, राइट। ओके, क्लियर ये? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन नोट कीजिए। 2 होल नंबर्स whose sum is 64 cannot be in the ratio, ए ऑप्शन है 5:3, बी 7:1, 3:4 एंड 9:7। ये हमसे पूछ रहा है कि 2 होल नंबर है। होल नंबर से मतलब समझते हो ना, कंप्लीट वैल्यू। कंप्लीट वैल्यू यानी कि एक बार मैं बता देती हूँ होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर्स 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो होल नंबर है जिनका सम 64 है। अब देखो होल नंबर है तो पॉइंटों में, फ्रैक्शन में ऐसी वैल्यू तो नहीं होगी ना, सम दे रखा है 64। तो ये कह रहे कैन नॉट बी इन द रेशो, इनमें से किस रेशो में नहीं हो सकते, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ए ऑप्शन हम ले लेते हैं 5:3, ठीक है। टोटल है 64, रेशो का भी टोटल फाइंड आउट किया, जितने से मल्टीप्लाई करके आए सेम सब पे अप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई करके आए 8 अप्लाई, 40, 24। तो देखो ये तो हो सकता है ना, राइट। तो ये हमारा रेशो हो सकता है। अब बी ऑप्शन है 7:1, यहां से भी कितना आया, टोटल 8, हमें दे रखा है 64, 8 से मल्टीप्लाई करके आया 56 एंड 8। तो ये भी पॉसिबल है, राइट। अब सी ऑप्शन देखिए 3:4, टोटल हुआ 7 और यहां 64। तो 64/7 देखो कितना आएगा, 9 पॉइंट समथिंग। तो 9 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इधर भी 9 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई, तो पॉइंटों में वैल्यू आ गई ना, होल नंबर तो नहीं बना। तो मीन्स ये हमारा रेशो पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको बार बार ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो।
कि अगर इन वैल्यू का सम इससे डिविजिबल है, राइट, ये वैल्यू इसके सम से डिविजिबल है। जैसे 5 + 3 8, 8 का मल्टीपल है 64, ओके है। 7 + 1 8, 8 का मल्टीपल है 64, ओके है। 4 + 3 7, 7 का मल्टीपल नहीं है ना 64, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो ये कितना है 16, 16 का मल्टीपल है 64, तो ये पॉसिबल है, राइट, क्लियर। चलिए, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, तो ये मैंने बता दिए तुम्हें। मेन हमारे ये 4 ही टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने स्टार्टिंग में किए थे। तो बताइए चारों टाइप के क्वेश्चन क्लियर है सभी को, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? और जो छोटी छोटी बातें आई है बीच बीच में क्वेश्चन में यूज होती है, तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दी, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों का होमवर्क नोट करो। हाँ जी, आप लोगों का होमवर्क है लेवल 1 रेशो कंप्लीट, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कर लोगे ट्राई? ओके, अच्छा, ये होमवर्क आप लोग खुद करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रोपोर्शन। तो बताओ रेशो सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो रेशो बताओ फटाफट। मेनली कितना? मेनली आपके 4 टाइप के क्वेश्चन है, चारों टाइप समझ में आए? बताओ मुझे फटाफट, रेशो कैसे कैलकुलेट होता है? कर सकते हो? अगर कोई भी 2 वैल्यू दे रखी है, सम या डिफरेंस गिवन है तो भी कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट वैल्यू दे दे, जैसे सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर क्यूब, तो भी हम कर सकते हैं। तो उसमें एक्चुअल मेथड अप्लाई करेंगे केलेट करके, और अगर सिंपल क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन, तो वो क्लियर है। डुप्लीकेट किसको बोलते हैं? ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड और कॉन्टिन्यूड रेशो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनवर्स रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कर लोगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट थे, कोई रेशो हमें दे रखा है, रिलेशन गिवन हो या फिर रिलेशन गिवन है, रेशो फाइंड आउट करना हो, तो क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। और फोर्थ टाइप था, कुछ वैल्यू, कोई रेशो गिवन होगा, कुछ वैल्यू ऐड या सबट्रैक्ट करनी होगी, और एक नया रेशो। तो ऐड या सबट्रैक्ट जो करना है, अगर गिवन है तो गिवन रेशो के साथ के, अगर गिवन नहीं है तो उस वैल्यू को एक्स या के कंसीडर कर लेंगे। तो मेनली आपके चारों टाइप के क्वेश्चन है। आई होप सबको क्लियर है। चलिए, अब एक्सरसाइज आप लोग को खुद ट्राई करनी है, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आएगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शन। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शन। ये आपका रेशो से ही इंटरलिंक है, कुछ अलग नहीं है। जैसे मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें दे दिया 2:3 एंड 4:6, बताना क्या है दोनों सेम बात है? देखो 4:6 को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, 2 कॉमन लेके कैंसिल, तो 2:3 बनेगा। तो बताओ क्या आप बोल सकते हो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, राइट? तो 2:3 इक्वल है 4:6 की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। बताइए, बात समझ में आ गई? तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज। 2 रेशोज अगर आपको दे रखे हैं, वो इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन है। क्लियर? ओके, हाँ जी। अब 2:3 हम ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, 4:6, और इक्वल का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम इक्वालिटी ही लगा देते हैं। तो ये सिंबल हम इन जनरल यूज करते हैं। क्लियर? हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, रेशो में हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट हमारा सेम काइंड का होना चाहिए। तो आप कहोगे कि ये चारों वैल्यू हमारी सेम काइंड की होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 2:3 ये हमारा सेम काइंड का होना चाहिए, ठीक है, और 4:6 ये हमारा सेम काइंड का होना चाहिए। तो देखो रेशो की तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रही है ना, तो रेशो में क्या होता है? सेम काइंड का ऑब्जेक्ट। लेकिन ये दोनों जरूरी नहीं है सेम काइंड क्यों?
यानी कि ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ठीक है। तो मान लिया ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये हाइट का रेशो दे रखा है या किसी और चीज का रेशो दे रखा है, तो ऐसा पॉसिबल है। क्लियर। तो प्रोपोर्शन में जरूरी नहीं है चारों वैल्यू आपकी सेम काइंड का ऑब्जेक्ट हो। क्लियर। दो वैल्यू सेम काइंड की, दो वैल्यू सेम काइंड की। ओके, हाँ जी। अब ये जो 2, 3, 4, 6 इनको क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, राइट। तो ये हमारा ए फर्स्ट टर्म, बी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, राइट। तो नोट कीजिए, अगर आपको दे रखा है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ठीक है, तो इसमें जो ए और डी है, ए एंड डी, दीज आर एक्सट्रीम्स। A and D are extremes, B and C are means. A इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, B सेकेंड प्रोपोर्शन, C थर्ड प्रोपोर्शन एंड D फोर्थ प्रोपोर्शन, राइट। अब मुझे बताओ, रेशो को क्या हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? राइट। तो इस A रेशो B को हम A बाई B लिख सकते हैं क्या? एंड C रेशो D को C बाई D लिख सकते हैं, राइट। ओके, मीन्स A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो ये क्या बन गया? AD और ये वैल्यू क्या है? BC। तो A और D हमारे क्या थे? एक्सट्रीम्स। B और C क्या थे? मीन्स। तो बताओ क्या हमारे पास ये रिलेशन आ गया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये रिलेशन होता है रेशो की टर्म में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हाँ जी, क्लियर है? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? कि इक्वेलिटी ऑफ टू रेशोज इज नोन एज प्रोपोर्शन, ठीक है। तो A एंड D इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। एंड B एंड C आर मीन्स। तो हमारा रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और रिलेशन हमारा क्या है? AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं। हाँ जी। अब A is first proportion, D is fourth proportion, B is second proportion and C is third proportion, ठीक है। A, B, C, D ये हमारे होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, राइट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लिया आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया। अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है आपका? D की वैल्यू। तो बताइए D कैसे आएगा? BC बाय A। तो हमारा D आ जाएगा। तो ऐसे अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना कि फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या हुआ? सेकंड इंटू थर्ड बाय फर्स्ट। आपको केवल क्या करना है? जो भी वैल्यू मिसिंग है उसकी जगह x कंसीडर कर लो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर, ठीक है। हाँ जी, लेकिन फॉर्मूले पता होने चाहिए। D की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला तो पूछ ही सकता है ना कि फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताइए, तो क्या हो जाएगा? सेकंड इंटू थर्ड बाय फर्स्ट। सिमिलरली बताओ मुझे A का फॉर्मूला, तो A को इधर रख लेंगे, D को उधर ले जाएंगे, क्या हो गया? BC बाय D, राइट। अब B का फॉर्मूला बताओ, C को इधर ले आएंगे, क्या बन गया? AD बाय C। एंड C का फॉर्मूला AD बाय B। यस, बताइए यहां तक बात क्लियर? तो आपसे कोई भी प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर? ओके, तो आपको क्या करना है? या तो ये रिलेशन याद रख लो, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई मिडल टू के इक्वल, या फिर सिंपल जो भी वैल्यू है उसकी जगह x कंसीडर कर लो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल 4:5
डबल प्रोपोर्शन x/25। मान लिया ये क्वेश्चन है, ठीक है। मींस इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रोपोर्शन, राइट। अब या तो आपको फॉर्मूला बताओ कि थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, तो बताओ मुझे थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, AD/B, राइट। तो AD/B, तो हम क्या कर देंगे इसमें, AD/B, A और D की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय B कर देंगे। लेकिन ऐसे अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करो, जो भी वैल्यू आपकी मिसिंग है x कंसीडर किया, रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 4/5, ये वैल्यू हो गई x/25। क्लियर यहां तक। तो इस 25 को उस तरफ ले जाएं, यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई 4 × 25/5, सिंप्लीफाई किया 5, तो हमारा आंसर आ गया 20। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। तो बताइए बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी प्रोपोर्शन आपसे पूछ ले, कर लोगे कैलकुलेट, ओके। तो बताओ रिलेशन समझ में आ गया, AD = BC, या फिर दो रेशो इक्वल है, स्टार्टिंग वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में, बाद वाली वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, डन, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ A/B = B/C, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अगर आपकी वैल्यू है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में A/B = B/C, इसको भी सिमिलरली हम वैसे करते हैं, रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, A/B = B/C, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया AC और ये हो गया B × B, B × B यानी कि B² = AC, राइट। तो देखिए यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया B² = AC। तो ये रिलेशन होता है, इसको ध्यान से देखिएगा भाई रिलेशन को, ये हमारा बीच बीच में और चैप्टर्स में भी काम आता है, ठीक है। हाँ जी, तो B² = AC, ये रिलेशन होता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का, जिसमें A को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, C इज थर्ड प्रोपोर्शन। इनके तो नाम सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन B को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो ये ध्यान से देखिएगा, मीन प्रोपोर्शन, राइट। तो इसमें भी क्या, मान लिया आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, मीन प्रोपोर्शन यानी कि B की वैल्यू, तो बताओ मुझे B की वैल्यू किसके इक्वल होगी, स्क्वायर है उधर जाके क्या होगा, रूट, तो किसके इक्वल लिखेंगे, √AC। A की वैल्यू बताइए किसके इक्वल, C आएगा डिवाइड में, तो क्या लिखेंगे, B²/C, एंड C इज B²/A। क्लियर। तो ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो या फिर ये रिलेशन याद कर लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा, राइट। तो ज्यादातर इसमें जो आता है आपका मीन प्रोपोर्शन, तो बताइए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बाकी जो दो वैल्यू है उनकी मल्टीप्लाई का रूट, ओके। अब तुम कहोगे इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी, अगर हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन इसका फाइंड आउट करना है कि इसका फाइंड आउट करना है थर्ड प्रोपोर्शन, राइट। नाम तो सेम होगा कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो। तो ध्यान से देखिएगा, हाँ जी, AD = BC और दूसरा रिलेशन है हमारा B² = AC, राइट। अब इसमें बताओ मुझे ABCD टोटल कितनी वैल्यू है, 4 है ना, 4 वैल्यू है। तो कोई A की वैल्यू फाइंड आउट करना पूछेगा ना, फर्स्ट पूछेगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कोई A की वैल्यू पूछेगा। टोटल 4 वैल्यू है, यानी कि 3 वैल्यू आपको दे रखी होगी और लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करना आएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, 3 वैल्यूज गिवन होगी, राइट, 3 वैल्यूज गिवन होगी। लेकिन इसमें देखो ABC टोटल कितने अननोन है, 3, टोटल 3 अननोन है, राइट। तो इसमें बताओ कितनी वैल्यूज गिवन होगी, 2 वैल्यूज गिवन होगी। तो बताइए पता चल जाएगा ना कि हमें रिलेशन कौन सा लगाना है, AD = BC वाला लगाना है या B² = AC वाला लगाना है। हाँ जी,
क्लियर है ये? अब मुझे फाइंड आउट करके बताऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया फाइंड मीन प्रोपोर्शन किसका? 2 and 8। हमें इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखना, मीन प्रोपोर्शन आगे मींस अंडरस्टूड है बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें दे रखी है ए की वैल्यू और ये वैल्यू हमें दे रखी है सी की। तो बताओ मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए सी, यानी कि बाकी दो वैल्यू की मल्टीप्लाई का रूट। तो क्या लिखेंगे? 2 into 8 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ तो छोटी सी वैल्यू थी, हमारा डायरेक्ट भी आ गया। आप इसको कैलसी पे भी कर सकते हो। कैलसी पे कैसे करोगे? जो भी वैल्यू दे रखी है, अब ये तो आसान वैल्यू थी तो आपको डायरेक्ट पता चल गया। 8 into 2 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 4। लेकिन आप कैलसी पे भी कर सकते हो, जो भी वैल्यू गिवन है ए और सी उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू सी और फिर स्क्वायर रूट का बटन। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। ओके, तो बताओ कर लोगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, ये थे हमारे टाइप 1 क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना। तो कर लोगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। हाँ जी, अब हम प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो, इसमें से अभी तक एग्जाम में नहीं आया है कोई भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन आपके सिलेबस में प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। देखिए, नोट करते जाना। फर्स्ट है, आपको दे रखा है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। क्लियर? आपने क्या किया, इसको लिख दिया b रेशो a और इसको लिख दिया d रेशो c। बताओ कोई फर्क पड़ा? नहीं। यानी कि आपने a को b में चेंज कर दिया, b को a में चेंज कर दिया, तो इसको बोल दिया इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो लो। ठीक है, तो फर्स्ट नोट कीजिए इन्वर्टेंडो। a को b में चेंज कर दो, b को a में चेंज कर दो। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट लिखिए a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो देखो, रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाय b और इधर c बाय d। आपने क्या किया, ये जो वैल्यू है b और c इनको इंटरचेंज कर दिया। मीन्स ये वैल्यू हमारी क्या बन गई? a बाय c एंड b बाय d। राइट? तो ये हमारा क्या आ गया? a रेशो c इज इक्वल टू b रेशो d। तो इसको नाम दे दिया, एक वैल्यू अल्टर की है ना, चेंज किए, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो लो। ठीक है, a को b में चेंज कर दिया, b को a में चेंज कर दिया, तो इन्वर्टेंडो। b और c को इंटरचेंज कर दिया, ऑल्टरनेंडो। क्लियर? अच्छा, तुम कहोगे कि ऐसे क्या वैल्यू चेंज नहीं होगी क्या? चलिए चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें दे रखा है 2 रेशो 3 इज इक्वल टू 4 रेशो 6। राइट? ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि इसको 2 बाय 3 लिख सकते हैं और इसको 4 बाय 6, यानी कि अगेन ये 2 बाय 3 ही है। राइट? ये वैल्यू इंटरचेंज कर दो। चलिए कर देते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज किए बना 2 बाय 4 और ये बना 3 बाय 6। राइट? तो 2 बाय 4 कितना होगा? 1 बाय 2, 3 बाय 6 1 बाय 2। तो देखो रेशो सेम रहा ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट नोट कीजिए, आपको दे रखा है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। राइट? रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a बाय b और c बाय d। राइट? अब
ये हमने देखा था कि रेशो की पर्टिकुलर टर्म में हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। तो ये हमने देखा था कि अगर केवल रेशो दे रखा है आपको तो सेम वैल्यू ऐड या सबट्रैक्ट करने से रेशो चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन दोनों तरफ है इक्वेलिटी के तो हम सेम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम 1 ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब बताओ ये वैल्यू किस में चेंज हो गई, दोनों तरफ 1 ऐड करो तो बी एलसीएम ए प्लस बी, और इधर डी एलसीएम सी प्लस डी, राइट। और यू कैन राइट इट एज ए प्लस बी रेशो बी एंड सी प्लस डी रेशो डी, यानी कि दोनों तरफ 1 ऐड करना, राइट। जो भी रेशो है दोनों तरफ 1 ऐड करना, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चंस में यूज होता है तो आना चाहिए। तो नेक्स्ट है कॉम्पोनेंडो, राइट। दोनों तरफ 1 ऐड करने को क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो। नेक्स्ट देखिए, ए रेशो बी is equal to C ratio D, और you can write it as A by B is equal to C by D, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 सबट्रैक्ट कर दिया। तो अब देखिए क्या बना, B LCM A minus B, D LCM C minus D, और you can write it as A minus B ratio B, C minus D ratio D। मीन्स दोनों तरफ 1 सबट्रैक्ट करना, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। डिविडेंडो, तो दोनों तरफ 1 सबट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। दोनों तरफ 1 ऐड करना कॉम्पोनेंडो, दोनों तरफ 1 सबट्रैक्ट करना डिविडेंडो। अब आपने क्या किया, ये जो दोनों वैल्यू है इसको नाम दे देते इक्वेशन 1 और ये 2, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। एक बार आप इनको नाम दे दो, ये 1 और ये 2, इससे ज्यादा आसानी हो जाएगी। दोनों को डिवाइड कर दिया तो देखो डिवाइड करोगे b से b कैंसिल, d से d कैंसिल। तो नेक्स्ट लिखिए, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, और आप इसको लिख सकते हो a बाई b इज इक्वल टू c बाई d। तो अगर आप इसको ऐसा लिख देते हो, a डिनोमिनेटर एक बार एडिशन के साथ और एक बार सब्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड डिनोमिनेटर एक बार एडिशन के साथ और एक बार सब्ट्रैक्शन के साथ, और यू कैन राइट इट एज a प्लस बी रेशो a माइनस बी, c प्लस टी रेशो c माइनस टी। तो इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये अच्छे से कर लेना भाई। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, ये कैलकुलेशन शॉर्ट करने के काम आता है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको दे रखा है 2/3 इज इक्वल टू 4/6, ठीक है। आपने क्या किया, इस 2 को एज इट इज रखा, ये जो 3 है एक बार एडिशन में लिख दिया और एक बार सब्ट्रैक्शन में। सिमिलरली इधर 4 एज इट इज रखा, 6 एक बार एडिशन में और एक बार सब्ट्रैक्शन में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर, तो समझ आ गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। ए एज इट इज रहेगा, जो डिनोमिनेटर एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको रेशो इक्वल दे रखी है, ए रेशो बी, सी रेशो डी, ई रेशो एफ, कितने भी रेशो अगर आपके इक्वल है तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, राइट। तो ये वैल्यू अगर आप ऊपर ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दो, नीचे नीचे वाली वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको बोलते हैं एडेंडो। एडेंडो, तो एक बार देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 8/12, ये वैल्यू है। अब आपने क्या किया, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दो, तो देखो कितना हुआ 14, और इधर कितना हुआ 21।
तो चेक करो, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये अगेन 2:3 है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसको बोलते हैं ऊपर ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एडेंडो। सिमिलरली नेक्स्ट है A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F, या जितनी भी वैल्यूज आपको दे रखी है, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे, A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, A माइनस C माइनस E, B माइनस D माइनस F, ठीक है। यानी कि ऊपर ऊपर वाली वैल्यू सबट्रैक्ट कर दी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सबट्रैक्ट कर दी, तो इसको बोलते हैं सबट्रेंडो। ये है हमारा सबट्रेंडो। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल ये सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3, 4/6, 8/12। अब आपने क्या किया, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू सबट्रैक्ट कर दो, तो 2 माइनस 4 माइनस 8 एंड इधर 3 माइनस 6 माइनस 12। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये कितना हो गया, -12 तो -10। सिमिलरली डिवाइड में देखिए कितना आया, 15। सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2/3, तो हमारा रेशो सेम रहेगा, राइट। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शन की। चलिए फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट, इन्वर्टेंडो लो। इन्वर्टेंडो क्या होता है, इन्वर्स कर दो, ए को बी में चेंज, बी को ए में चेंज, राइट। तो नाम से क्लियर है ये सारी प्रॉपर्टीज। देखो इन्वर्टेंडो क्या किया, इन्वर्स कर दिया। नेक्स्ट है ऑल्टरनेंडो, एक वैल्यू को चेंज कर दिया, बी और सी को आपस में इंटरचेंज कर दिया, राइट। कॉम्पोनेंडो, इसके साथ आप लिख सकते हो, कॉम्पोनेंट मतलब +1 करना, एंड डिविडेंडो मीन्स -1 करना। एंड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फर्स्ट के डिवाइड में सेकेंड, राइट। तो ये वाला अच्छे से आप याद कर लेना, इस पे लिख लो लर्न कि A/B अगर आपका है, ए को सेम रखना है, डिनोमिनेटर एक बार एडिशन के साथ और एक बार सब्ट्रैक्शन के साथ, राइट। एंड एडेंडो ऊपर ऊपर वाली वैल्यू ऐड, एंड सबट्रेंडो ऊपर ऊपर वाली वैल्यू सबट्रैक्ट, ठीक है। अभी तक भगवान की दया से एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, पर सिलेबस में अपने को करना पड़ेगा, राइट। तो ये थे हमारे सेकेंड टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। तो लिख लीजिए बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। तो सिंपल आपसे प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है कि बताओ इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। क्लियर है सभी को? ओके, हाँ जी, दोनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए सॉल्व कीजिए एक क्वेश्चन। अभी थर्ड टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। 14, 16, 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये वैल्यू हमारी प्रोपोर्शन में नहीं है, तो हमें बताना है कि इसमें से 4 टर्म क्या हो ताकि ये वैल्यू हमारी प्रोपोर्शन में आ जाए। यानी कि इसमें हमें 42 गलत दे रखा है, राइट। अच्छा मुझे बताओ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट 2 वैल्यू का रेशियो इक्वल होगा लास्ट 2 वैल्यू के रेशियो के, राइट। तो इसमें हमें एक तरह से फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है ना, तो यहां से क्या होगा 14:16 किसके इक्वल, 35:40। इस 42 की जगह हम क्या कंसीडर कर लेंगे, x, क्योंकि ये वैल्यू हमारी गलत है, राइट। तो बताओ क्या हो जाएगा, 14/16 इज इक्वल टू 35/x, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमने सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर 14x, इधर 16 × 35। क्लियर है? अब x के साथ 14 है, 14 उधर जाके डिवाइड में, तो बताइए x की वैल्यू 16 × 35 डिवाइड बाय 14 किसी पे जा रहा है, ये 7 पे चला गया, 5 और ये 8। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो ये हमारा आंसर। डन? क्लियर? ओके, हाँ जी। तो क्लियर हुआ सभी को कि कोई भी प्रोपोर्शन आपसे पूछ लिया जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और मेन प्रोपोर्शन, तो कर सकते हो फाइंड आउट। ओके, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, हमें फाइंड आउट करना है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन वैल्यू गिवन है 1.4 ग्राम एंड 5.6 ग्राम।
राइट। ये वैल्यू हमें दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है इसका मीन प्रोपोर्शन। अब देखो मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला हमें पता है बी स्क्वायर इक्वल टू AC, तो B की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट AC, यानी कि इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई का रूट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन, राइट। तो हमें क्या करना है, देखो मीन प्रोपोर्शन चाहिए तो ये क्या दे रखा है A एंड C, राइट। तो A एंड C यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई का रूट। अब देखो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, ऐसी वैल्यू आ गई, आप सॉल्व करने बैठोगे तो 14/10 लिखा, 56/10 लिखा, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, तो अपने पास कैलकुलेटर अलाउड है, भरपूर फायदा उठाओ उसका। देखो क्या लिखा 1.4, ठीक है, इंटू 5.6, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, अब रूट, तो देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.4 इंटू 5.6 इक्वल 7.84, इसका स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आ रही है 2.8। तो ध्यान दीजिएगा कैलसी पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, 1.4 इंटू 5.6 इक्वल का बटन दबाना है पहले और देन अंडर रूट बटन, ठीक है। डायरेक्ट कर दोगे तो आपका देखो क्या आएगा 1.4 इंटू 5.6 अंडर रूट, तो देखिए वैल्यू चेंज आ गई ना, केवल 6 का रूट हो जाएगा, क्लियर। तो बस इस बात का ध्यान रखना है 1.4 इंटू 5.6 इक्वल एंड देन अंडर रूट, क्लियर। तो एक कैलसी ट्रिक भी साथ में लिख लीजिए। ये तो था कैलकुलेटर पे कैसे करना है, राइट। अब देखिए इसको करना कैसे, ऐसे भी कर सकते हो, ये हो गया हमारा मेथड 1 एंड मेथड 2 अंडर रूट 1.4 इंटू 5.6 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 14/10 एंड 56/10, राइट, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो 10 और 10 पेयर बाहर आता है ना अंडर रूट से, तो 10 बाहर आ जाएगा, और अंदर वाली वैल्यू देखो 14, 56 को लिख सकते हो ना 14 इंटू 4, राइट। तो देखो यहां से पेयर आप बाहर लोगे तो कितना हुआ 14, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो ये वैल्यू आ गई 14 आ जाएगा, और 2 डिवाइड बाय 10, तो 28/10, ये कितना हो गया 2.8, क्लियर। हाँ जी, बताइए सबको क्लियर हुआ कि मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करना है, जो भी वैल्यू गिवन है उनकी मल्टीप्लाई का रूट, ठीक है। वैल्यू कैसी भी दे रखी हो, पॉइंटों में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेटर जिंदाबाद। डन, ओके। हाँ जी, बताइए सबको क्लियर हुआ यहां तक, कोई भी प्रॉब्लम। एक हमारा थर्ड टाइप क्वेश्चन और रहता है, उसके क्वेश्चन एसएम में नहीं है पर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो हम और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, लिखिए टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन आपके है, प्रोपोर्शन जो होता है हमारा दो तरह का होता है। देखो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि जैसे अगर 2 पर्सन है, किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो अगर हम 10% लगा दो तो बताओ काम कम दिन में हो जाएगा ना। अगर मान लिया एक पर्सन किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 1 दिन में कर देंगे। तो ये क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। लेकिन अगर खाना खाने की बात है, एक पर्सन जितना खाना खाते हैं तो 10 पर्सन ज्यादा खाना खाएंगे ना। तो यहां क्या हो रहा है कि एक वैल्यू में इंक्रीज है तो दूसरी वैल्यू में भी इंक्रीज हो, राइट। एक वैल्यू में डिक्रीज है तो दूसरी वैल्यू में भी डिक्रीज हो, तो इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन एक वैल्यू में इंक्रीज करने से दूसरी वैल्यू में डिक्रीमेंट हो, और एक वैल्यू में डिक्रीमेंट करने से दूसरी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, तो इसको क्या बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, क्लियर। तो दो तरह के प्रोपोर्शन होते हैं हमारे, नोट कीजिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड inverse proportion, direct proportion and inverse proportion। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, एक वैल्यू में इंक्रीमेंट हो तो दूसरी वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो, या फिर एक वैल्यू में डिक्रीमेंट हो तो दूसरी वैल्यू में भी डिक्रीमेंट हो। बट इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, एक वैल्यू में इंक्रीमेंट हो तो दूसरी वैल्यू में डिक्रीमेंट, या पहली में डिक्रीमेंट हो तो दूसरी वैल्यू में इंक्रीमेंट, तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल दोनों के क्लियर हो गए, ओके। डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर है
तो रिलेशन हमारा सेम होता है। ये जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, रिलेशन होगा AD इज इक्वल टू BC, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई किसके इक्वल, सेकंड और थर्ड के इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है तो AB इज इक्वल टू CD, स्टार्टिंग दो वैल्यू की मल्टीप्लाई इक्वल टू N2 वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है कि वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, A की वैल्यू गिवन है 4, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू 12, लेकिन आपको दे रखा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है स्टार्टिंग टू वैल्यू इक्वल टू N2 वैल्यू, तो स्टार्टिंग टू वैल्यू यानी कि 4 इंटू 6 किसके इक्वल, x इंटू 12, जो भी वैल्यू मिसिंग है उसकी जगह x कंसीडर कर लेंगे, राइट। अब सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्ट कर दूं या एक बार, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो देखो 12 उधर है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू, तो सिंप्लीफाई किया 2, ये वैल्यू कैंसिल की 2, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2 और ये हमारा आंसर, राइट। समझ आया कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्टार्टिंग टू वैल्यू इक्वल टू N2 वैल्यू, राइट, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन के नाम पे बस इतना ही करना है। अब एक बार इसका मतलब और समझ दो कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इनवर्स प्रोपोर्शन है लिखते कैसे है। जैसे अगर आपको दे रखा हो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो ये तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है, राइट। सिमिलरली इधर जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, एक क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म आपकी सेम रहेगी। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि पहली वैल्यू आपकी ky के इक्वल और दूसरी जो भी वैल्यू है वो भी ऐसे k की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो बताओ यहां से आप लिख सकते हो, मान लिया a b और c d ले लेते हैं, a इज इक्वल टू b kb एंड c इज इक्वल टू kd, ठीक है। एक क्वेश्चन का हमारा k सेम रहेगा, तो यहां से देखो क्या आ गया हमारे पास, a बाई b k की वैल्यू आ गई एंड c बाई d k की वैल्यू आ गई, दोनों ही k की वैल्यू है तो इक्विवेलेंट रख सकते हैं, तो रिलेशन आ गया AD इज इक्वल टू BC। तो ये तो बात थी कि अगर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, लेकिन अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक क्वेश्चन का k हमारा सेम रहेगा, तो A इज इक्वल टू k बाई बी, C इज इक्वल टू k बाई डी, दोनों तरफ से k की वैल्यू फाइंड आउट की, तो यहां से k आ गया AB और यहां से k आ गया CD, दोनों ही k की वैल्यू है तो इक्विवेलेंट रख सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, ये रिलेशन याद रखना है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो AD इज इक्वल टू BC, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो AB इज इक्वल टू CD, क्लियर, ओके। हाँ जी, अब देखो इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो कैसा आया था, डायरेक्ट आपको जरूरी नहीं है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीधा सीधा दे रखा हो, ऐसा हो सकता है A इज प्रोपोर्शनल टू B, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, या फिर A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ B, या A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ B, किसी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, ठीक है। तो नोट कीजिए, अगर आपको दे रखा है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है, डायरेक्ट अगर आपको दे रखा है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो आपको रिलेशन लिखना है AB इज इक्वल टू CD, राइट। नेक्स्ट नोट कीजिए, अगर आपको दे रखा है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ B,
b के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में आपको केवल क्या करना है, देखो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ b के प्रोपोर्शनल है तो आप इसको लिख दोगे a b स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, राइट। नेक्स्ट देखिए थर्ड, a is inversely proportional to square root of b. a is inversely proportional to square root of b. तो देखो यहां किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ b के प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ b के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बात समझ आ रही है, जिसके भी प्रोपोर्शनल है आप वो कंडीशन दूसरे वाले पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। ऐसे अगर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ b तो बता सकते हो ना ए बी क्यूब इज इक्वल टू सी डी क्यूब। ऐसे अगर क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है तो ए बी की पावर 1/3 सी डी की पावर 1/3। क्लियर, ओके। अभी तक जो एग्जाम में आए हुए दो क्वेश्चन आए हैं, एक में प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बी है और एक में प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे काउंट करनी है। कई बार क्या होता है ए बी ऐसे गिवन होती है इंफॉर्मेशन, तो ए बी तो जो बाद वाली दो वैल्यू है उनको सी और डी कंसीडर करना है, ठीक है। तो मेनली टोटल मिला के प्रोपोर्शन का हमारा एक ही क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चन हमारे कैसे सोल्व हो जाएंगे, जैसे हम रेशो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू इक्वल दे रखी है, मान लिया x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/5 और अपने को कोई रिलेशन दे दिया जाए 2x माइनस 3y प्लस z/2y या समथिंग कोई भी रिलेशन, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये हमारे रेशो के तो है ही, प्रोपोर्शन में भी आ जाएंगे क्योंकि इक्वल है ना रेशो इधर पे, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर, तो टोटल मिला के हमारे प्रोपोर्शन में एक ही टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना, राइट। तो बताओ अगर 4 वैल्यू है तो रिलेशन क्या लगेगा, AD इक्वल टू BC। A और D क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स, एंड B and C आर मीन्स। सो रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी प्रोपोर्शन पूछा है चारों के फॉर्मूले याद रख लो, या फिर जो भी वैल्यू मिसिंग है उसको x कंसीडर कर लो, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, A रेशो भी किसके इक्वल, B रेशो C। तो इसमें कौन सा रिलेशन होता है, B स्क्वायर इक्वल टू AC, ठीक है। तो B स्क्वायर इक्वल टू AC, B की वैल्यू किसके इक्वल, अंडर रूट AC, A की वैल्यू B स्क्वायर बाय C की वैल्यू B स्क्वायर बाय A। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी वैल्यू पूछा है कर लोगे फाइंड आउट, पहचान क्लियर होगी। हमें पता कैसे चलेगा, अगर मान लिया थर्ड प्रोपोर्शन पूछा तो 2 वैल्यू दे रखी है यानी कि B स्क्वायर इक्वल टू AC वाला रिलेशन लगेगा, 3 वैल्यूज गिवन है तो AD इक्वल टू BC वाला क्वेश्चन लगेगा। डन, हाँ जी। तो ट्राई कर लोगे क्वेश्चन, समझ आया सभी को, ओके। हाँ जी, तो होमवर्क नोट कीजिए। एक तो था हमारा रेशो के लेवल 1, रेशो लेवल 1 कंप्लीट, प्रोपोर्शन लेवल 1 कंप्लीट, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग ट्राई कर लेना, आई होप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो हम क्लास में ले लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।